So in last topic, we learned about the pharynx, right? फारेंक्स तीन उसमें डिवाइडेड था नेज़ो में, नेज़ो फारेंक्स, ओरो फारेंक्स एंड लैरेंजो फारेंक्स। नेज़ो, ओरो फारेंक्स एंड लैरेंजो। ओके, जो नेज़ोफैरिंक्स हमें पता है ये रेस्पिरेशन के साथ कंसर्न्ड होता है, और जो ओरो और जो लैरिंजोफैरिंक्स थे ये फूड के साथ वो थे इन कनेक्शन एंड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? क्योंकि यहाँ से फूड पास होता था फ्रॉम माउथ इनटू द ईसोफेगस एंड थ्रू द फैरिंग्स, राइट? और जो वॉल्स थी फैरिंग्स की वो 3 लेयर्स की बनी थी। जो पहली लेयर थी वो थी म्यूकस, second is submucous, and third is muscular. Mucus, submucous, and third one was muscular, right? एंड जिसमें ब्लड सप्लाई थी वो थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की और फेशियल आर्टरी की। ओके, अब हम पढ़ेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस नैरो मस्कुलर ट्यूब है जो फूड पैसेज एज अ फूड पैसेज काम करता है बिटवीन फैरिंग्स एंड स्टमक। मतलब ये फैरिंग्स और स्टमक के सेंटर में होता है जहाँ से फूड पास होता है, और ये एक्सटेंड होता है लोअर पार्ट ऑफ द नेक टू द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, राइट? एंड इसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है, जिसको हम 10 इंचज़ भी कह सकते हैं लॉन्ग, और जो इसकी डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है? और द ट्यूब इज फ्लैटेंड एंटीरियर पोस्टीरियरली एंड द ल्यूमेन इज केप्ट कोलैप्स, इट डायलेट्स ओनली ड्यूरिंग swallowing. The upper and the lower ends of the esophagus are controlled by sphincters. यहाँ पे sphincters प्रेजेंट होते हैं जो फूड की बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। जो अपर क्राइकोफेरेंजियल स्फिंक्टर है वो प्रिवेंट्स एयर, लाइक खाने के टाइम एयर ना चले जाए या सांस लेते टाइम फूड ना चले जाए विंड पाइप में, वो किस स्फिंक्टर की हेल्प से कंट्रोल होता है? दैट इज अपर क्राइकोफेरेंजियल sphincter, which prevents air from passing into the esophagus. और जो कार्डियक और जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है it prevents backflow of reflux acid या gastric contents into the esophagus, कि पेट से कुछ एसिडिक कंटेंट्स इसोफेगस में ना आ जाए। मतलब स्टमक का कंटेंट। और जो ईसोफेगस होती है, ठीक है, इसके एंटीरियरली ट्रैकिया होता है, मतलब आगे से पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम से सराउंडेड होती है। रिलेशंस हम लिखेंगे इसके, रिलेशंस ऑफ द thoracic parts of esophagus.
anteriorly trachea, और posteriorly होती है vertebral column से, and on the right it is right lung and राइट। और जो ईसोफेगस कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। आउटर कवरिंग हम इसकी कहते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टिश्यू लेयर्स इसके स्ट्रक्चर में। जो आउटर कवरिंग होती है वो एडवेंटिशिया या सिरोसा कहेंगे। ठीक है। और जो सेकेंड लेयर होती है वो मस्कुलरिस, और जो थर्ड इज अवर सब म्यूकोसा। ओके, देन वी हैव ब्लड सप्लाई की जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होता है वो सर्वाइकल पार्ट से होता है बाय द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज, राइट। और जो थोरेसिक पार्ट होता है उसमें इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ द आयोटा सप्लाई करती हैं ब्लड, और जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वो उसमें सप्लाई करती हैं इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। एंड देन वी हैव द वीनस ड्रेनेज, कह रहा है कि जो अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस जो होता है उसके ऊपर वाला पार्ट वो ब्लड ड्रेन करता जाके ब्राचियोसेफेलिक वेन में, right, brachiocephalic from the middle part, and it goes to the azygous veins, and from the lower end it goes to the left gastric vein. Functions of mouth, pharynx and esophagus. पहला फंक्शन आता है फॉर्मेशन ऑफ अ बोलस। इसमें क्या होता है, जब ड्राई फूड मतलब माउथ में एंटर करता है उसको वो अपने टीथ से चबाते हैं तब उसमें एंजाइम्स ऐड होते रहते हैं और वो एक बोलस बन जाता है। बोलस मतलब फूड प्लस सिक्रेशंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से होता है, टंग की हेल्प से। जो फूड होता है वो सलावा के साथ मिक्स हो जाता है और ये एक सॉफ्ट मास जैसा बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बोलस। इफ सॉफ्ट मास को हम कहते हैं बोलस। और यही जो बोलस होता है ये हम स्वालोइंग के लिए रेडी होता है और इसी को हम स्वालो करते हैं, या डेग्लूटेशन जिसको हम कहते हैं स्वालोइंग, ठीक है। अब जो टाइम ड्यूरेशन होती है कि हमारे माउथ में फूड कितनी देर तक रहेगा वो डिपेंड करती है फूड क्या है, मतलब फूड का कॉम्पोजिशन क्या है। इफ़ इट इज़ हार्ड वी हैव टू च्यू इट फॉर मोर ड्यूरेशन, ओके। और वो इतनी ज़्यादा देर तक रहेगा क्योंकि प्रॉपर च्यूइंग के बगैर हम उसको स्वालो नहीं कर सकते हैं, ओके। तो पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ अ बोलस एंड सेकेंड इज डेग्लूटेशन और स्वालोइंग। डेग्लूटेशन में फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये वॉलंटरी इन करेक्टर होता है, राइट, ठीक है। हम चाहें तो चबा भी सकते हैं, हम चाहें तो चबाना रोक भी सकते हैं। सो द इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग जो होता है वो फूड को हार्ड पैलेट की तरफ बाय मसल्स रेज करता है, मतलब फोर्स करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बोलस होता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी में चला जाता है। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली। और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो बंद हो जाता है और ये हेल्प करता है बोलस बनाने में। और जो टंग होती है वो दोबारा ऊपर चली जाती है और ये बोलस को ओरोफैरिंक्स में पुश करने में हेल्प करता है, ओके। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वो इनवॉलंटरी होती है। द बोलस मूव्स फ्रॉम ओरो टू लेरेंजियो, मतलब जब वो ओरोफैरिंक्स से लेकर लेरेंजियोफैरिंक्स तक जाता है तब वो स्टेज इनवॉलंटरी है क्योंकि वहाँ पे आप फूड को कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ से यू लूज द कंट्रोल ओवर द बोलस। अब काम होगा हमारी ईसोफेगस का ओनली विच इज़ इनवॉलंटरी, ठीक है। तो जो नेजोफैरिंक्स है वो क्लोज हो जाती है बाय द सॉफ्ट पैलेट, राइट, वी नो।
फ्लैप्स, जिसको हम एपिग्लॉटिस भी कहते हैं, और ये फूड या मतलब बोल्स को प्रिवेंट करती है कि वो नाक में ना आ जाए। इन सब केसेस वी नो व्हेन समबडी गेट्स चोक्ड, उसका यही मतलब होता है कि उसके नेज़ोफैरिंक्स में कुछ सब्सटेंस या फूड पार्टिकल्स स्टक हो गए हैं। अब जो लैरिंक्स फैरिंग्स है वो क्लोज हो जाता है जिसको बाय एपिग्लॉटिस फोल्ड्स, और जो लैरिंग्स हैं, जो फैरिंग्स हैं, वो एलिवेटेड बिहाइंड द हायर बोन एंड द बोलस इज पुश्ड डाउन विद द posterior surface of the epiglottis. ओके, थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो इनवॉल्यूंटरी स्टेज है, इस स्टेज में जो खाना होता है वो लोअर पार्ट ऑफ द फैरिंग्स की तरफ पुश किया जाता है, और ये कैसे होता है, पेरिस्टालसिस की हेल्प से। इसको हम कहते हैं इंफीरियर कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द फैरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टमक। वी ऑल नो स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, और ये डायलेटेड पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। पीपल गेट कन्फ्यूजन कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल से स्टमक के ऊपर तक ये, नो, हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है और ये एनस तक ख़त्म होती है, बस बीच में इसका डायमीटर ज़्यादा या कम होता जाता है। ओके, सो इट लाइज मेनली इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमेन एंड पार्टली इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो हमको यहाँ पे इसकी पोजीशन बताइए, स्टमक की क्या पोजीशन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑफ स्टमक, राइट, और पार्टली इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अब जो ऑर्गन्स होते हैं इसके साथ वो कौन कौन से होते हैं, एंटीरियरली लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियरली ये लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ करेक्ट उसका होता है आगे से अटैच्ड। लेफ्ट लोब ऑफ लीवर and anterior abdominal wall. और पोस्टीरियरली ये होता है एब्डोमिनल अयोटा। मेरा तो काम है ना, अयोटा पैंक्रियास, स्प्लीन और लेफ्ट किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स के साथ, और सुपीरियरली होता है डायफ्रागम, ईसोफेगस और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के साथ, और इन्फीरियरली होता है ट्रांसवर्स कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो पहला आता है वो है फंडस ऑफ द स्टमक। ये अपर कॉर्निक्स डोम शेप पार्ट होता है इसका। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे कार्डिक ऑरिफिस की, और ये डिस्टेंडेड विद गैस। अब जो बॉडी ऑफ द स्टमक होती है फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में होती है, फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम, राइट। और जो पाइलोरस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। एंड पाइलोरिक कैनाल, राइट। और जो पाइलोरिक कैनाल होता है ये डिओडनम की तरफ जाता है, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्टमक एम्प्टी होता है, जो उसके अंदर जो म्यूकस होती है वो लार्ज पोर्स ऑफ रूगे की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और जो स्टमक की ओपनिंग होती है उसमें दो स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। पहला इज द कार्डियक स्फिंक्टर, the pyloric. Cardiac is the here the esophagus opens to the stomach, and the pyloric is the pylorus communicates with the duodenum of the small intestine via sphincter called the pyloric sphincter. The lesser curvature is the concave and forms the right border of the stomach. The greater curvature is convex and forms the left border of the stomach. Okay. कह रहा है कि जो लेसर कर्वेचर है वो कनकेव है और ये राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक फॉर्म करता है। कनकेव इन द सेंस लाइक दिस ये दिस इज द लेसर कर्वेचर, दिस इज कनकेव, राइट।
आपका ये कहना बंदा, sorry, and this is a greater curvature. Then we have the walls of the stomach. कहते हैं कि जो स्टमक है ये इसके 4 कोट्स होते हैं. पहला इसका कोट होता है पेरिटोनियल कोट जो सीरियस कोटिंग होती है, और इसका दूसरा आता है मस्कुलर कोट जिसके अगेन ऑलरेडी 3 लेयर्स होती हैं. पहले आती है लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स जो सुपरफिशियली एंड आर कंटिन्यूअस विद द मसल्स ऑफ द ईसोफेगस. फिर आती है सर्कुलर फाइबर्स which are the thickest at the pylorus and where they form the sphincter muscle and lie beneath the first layer. Then we have the oblique fibers जो chiefly से fundus में मिलते हैं ऑफ द स्टमक के, और ये कार्डियक ऑरिफिस से पास होते हुए जाते हैं लेसर कर्वेचर की तरफ. Then we have the submucous coat of aerial tissue contains the blood vessels and lymph vessels. The mucous coat, the inner membrane is thick and soft and is arranged in corrugated folds rugae which disappear when the stomach is distended by food. The mucous membrane is lined by columnar epithelium. It contains numerous lymphatics and all the cells secrete mucus and mucus act as the lubricant. अब स्टमक में जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्रांचेस ऑफ द सीलियक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी करती है. ओके और जो वेन्स ऑफ द स्टमक होती हैं ये ब्लड ड्रेन करती हैं पोर्टल, सुपीरियर, मेजेंट्रिक और स्प्लीनिक वेन्स. Portal, superior, mesenteric and splenic veins, right? And then we have the nerve supply. The stomach is supplied by the sympathetic and parasympathetic nerves. The sympathetic nerves are derived from the celiac and the hepatic plexuses. और जो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई होती है वो वेगस नर्व्स के थ्रू होती है, और जो पैरासिम्पथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होती है वो इंक्रीज करती है स्टमक की मोटिलिटी मतलब मूवमेंट और सिक्रीशन ऑफ स्टमक एसिड्स विच इज HCl एंड पेप्सिन्स. अब जो गैस्ट्रिक जूसेस एंड द फंक्शनल स्टमक क्या क्या होते हैं, कहते हैं कि बहुत डिस्टेंसिबल ऑर्गन है. इसकी जो वॉल्यूम होती है 1.5 to 2 लीटर्स होती है इन एडल्ट. और जो ग्लैंड्स इन द म्यूकोस कोट ऑफ द स्टमक होते हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जो होता है गैस्ट्रिक जूस. एंड दिस इज़ अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड. व्हेन फूड इज़ ईटन, जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक में रहता है फॉर कुछ टाइम लाइक 3 to 4 hours, राइट. एंड द फूड गेट्स मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूसेस. वहाँ पे वो अलग अलग गैस्ट्रिक जूसेस के साथ भी मिक्सअप होता है, और ये थोड़ा होता है किसकी हेल्प से, सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से, राइट. और जब हम फूड को स्मेल करते हैं उससे भी हमारे फूड में काफ़ी अच्छे एसिड्स रिलीज होते हैं जो उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं. अब जो गैस्ट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ चर्निंग मूवमेंट. इट ब्रेक डाउन द बोलस and then it gets mixed with gastric juice and it moves towards pylorus. अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो अबाउट 2 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे निकलता है इन स्टमक. इसमें क्या क्या होता है, वाटर, मिनरल्स और म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड इनएक्टिव एंजाइम्स लाइक प्रीकर्सर्स, पेप्सिनोजेंस, रेड ब्लड चीफ सिग्नल. अब इस गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन क्या क्या होते हैं. जो इसमें जो वाटर होता है वो फूड को पहले तो लिक्विफाइड करता है ताकि वो स्वालो किया गया फूड होता है, और जो एसिडिक एक्सेल होता है विच इज़ एसिडिक इन मीडियम, वो फूड को और एसिडिफाई कर देता है, और ये एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट भी एक्ट करता है. रेंडरिंग मैनी ऑर्गेनिज्म टेकन अलॉन्ग विद फूड हार्मलेस एंड प्रोवाइडिंग मीडियम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फूड्स. और यही हेल्प करता है प्रोटीन की डाइजेशन में. जो पैप्सिन है डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो पेप्सिनोजेन से पैप्सिन में बनता है, और ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करता है ताकि ये और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए जिनको हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते, जिनको हम कहते हैं पेप्टोन्स. Right, and then we have gastric lipase, ठीक है, जो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये फैट को डाइजेस्ट करता है.
देन वी हैव इंट्रिंसिक फैक्टर जो एसेंशियल होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इलियम. और जो म्यूकस होती है आगे एज अ लुब्रिकेंट, ताकि फ्रिक्शन ना हो बिटवीन फूड और जो लेयर स्टमक की इंटरनल लेयर होती है